देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश जो चैप्टर है, इस भौतिक प्रदेश राजस्थान के ज़िले लिखाने वो मैं आपको लिखा दूँ। ठीक है भाई। भौतिक प्रदेश चैप्टर की अगर बात करें तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। 4 भौतिक भाग राजस्थान के किस तरीके से किए गए कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में राजस्थान 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। जैसे भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। भारत कुल 6 भौतिक भागों में और राजस्थान 4 भौतिक भागों में। राजस्थान के मध्य से एक पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली। अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर में रायसीन हिल से लेकर दक्षिण में पालमपुर गुजरात तक अरावली की स्थिति है। इस अरावली के इधर पश्चिम में ये जो भौतिक भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ बीच में है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। इधर जो भाग है वो बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश या भाग कह सकते हो। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऐसे राजस्थान को एग्जाम व्यू की दृष्टि से और पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से भी मान सकते हो कि राजस्थान इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम की तरफ मरुस्थल है, मध्य में अरावली है, पूर्व की तरफ मैदान है और दक्षिण की तरफ क्या है, पठार की स्थिति आती है। अपन को ये चारों भौतिक भाग पढ़ने। सबसे पहली बात करेंगे मरुस्थल की। सीधी बात करें कि इस अरावली के इधर तो ये पश्चिमी राजस्थान है और इधर कौन सा राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान। इस पश्चिमी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? पश्चिमी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। पश्चिमी राजस्थान में कुल जिले हैं, कुल जिले। इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुल जिले, तो पश्चिमी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है वो है 13। इनमें से मरुस्थल जिले कितने हैं राजस्थान में? तो मरुस्थल जो जिले हैं वो मरुस्थल जिले हैं कितने? 12। कौन सा जिला मरुस्थल नहीं माना गया है? सिरोही। ये सिरोही को छोड़कर संपूर्ण 12 जिले जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं, ये 12 जिले मरुस्थलीकरण का हिस्सा माना गया है। राज्य सरकार ने 12 जिलों को मरुस्थल घोषित किया गया है। कुल पश्चिमी राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 13, जिनमें से सिरोही को छोड़कर बाकी के 12 जिले मरुस्थलीकरण के हिस्से में आते हैं या राजस्थान में। ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की अगर बात करें, सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल, उत्तर पश्चिम की तरफ जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल की उत्पत्ति, मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है, मरुस्थल की उत्पत्ति किस समय अवधि में हुई? मरुस्थल किस कालखंड में इसकी उत्पत्ति मानी गई है? मरुस्थल जैसे अरावली के लिए कहा जाता है कि अरावली वर्ल्ड की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है और प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की क्या हुई थी? उत्पत्ति। वैसे ही इस मरुस्थल की भी तो कभी ना कभी उत्पत्ति हुई होगी। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है सेनाजोइक। सेनाजोइक महाकल्प काल के प्लेस्टोसिन युग में सेनाजोइक महाकल्प काल के
प्लीस्टोसिन जो युग था उसमें मरुस्थल की क्या हुई थी, उत्पत्ति। ये मरुस्थल किसका अवशेष है, तो मरुस्थल अवशेष किसका है अगर ये पूछा तो ये अवशेषित भूभाग जो अवशेष है ये है टेथिस सागर का। जहां आज मरुस्थल है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था, तो ये अवशेष किसका हुआ, टेथिस सागर। भाई इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया के अंदर पूरी तरीके से देखो पहले क्या स्थिति थी कि ये एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। एक सागर था जिसको टेथिस सागर के नाम से जानते थे, ये तो टेथिस सागर था। और टेथिस सागर के उत्तरी भाग में एक भूभाग था जिसको कहते थे अंगारा लैंड, या अंगारा लैंड को पेंजिया, कौन सा भूभाग था, पेंजिया। पेंजिया और दक्षिण में जो भूभाग था उसको बोलते हैं पैथालासा। पैथालासा स्थल भूखंड था, उत्तर में पेंजिया स्थल भूखंड था। आज इसको अंगारा और अंगारा लैंड को ही बोलते हैं लोरेंसिया। लोरेंसिया, अंगारा लैंड को लोरेंसिया, इसको लोरेंसिया अंगारा लैंड को कहते हैं। स्थल भूखंड था, उत्तर की तरफ वो पेंजिया और दक्षिण की तरफ था वो कौन सा था, पैथालासा। आज इस पैथालासा जो भूखंड है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भूभाग के नाम से जानते हैं। और विशाल एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। पूरे पृथ्वी पर ये तीन ही स्थिति थी, एक स्थल भूखंड पेंजिया के नाम से और एक दक्षिण में स्थल भूखंड जिसको पैथालासा बोलते थे, और इनके बीच एक विशाल सागर बहता था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। जो भी आज चाहे मरुस्थल है, चाहे अरावली है, चाहे भारत में हिमालय, चाहे मैदानी भूभाग है, कहीं पठार हैं तो कहीं मैदान की स्थिति आती है, ये सब किसी ना किसी के अवशेष माने गए। अवशेष है तो या तो पेंजिया स्थल भूखंड के मतलब अंगारा लैंड के, या फिर पैथालासा गोंडवाना लैंड के, या फिर जिसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के क्षेत्र में हुई वो टेथिस सागर का अवशेष हुआ। जैसे ये मरुस्थल जो है, ये मरुस्थल भारत के अंदर कुल 4 राज्यों में विस्तृत है। ये पूरा मरुस्थल जो आज उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय भूभाग है, ये किस मरुस्थल का हिस्सा है, थार के मरुस्थल का। भाई पूरा ये हिस्सा जो है ये किस मरुस्थल का हिस्सा है, तो यहाँ पर मरुस्थल का जो हिस्सा है, अवशेष मरुस्थल कौन सा था, तो यहाँ मरुस्थल जो है ये थार के मरुस्थल का। ये जो हिस्सा है ये थार के मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। और थार का जो मरुस्थल है इसकी स्थिति पाकिस्तान में भी है और इसकी स्थिति भारत में भी आती है। भाई ये थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल का हिस्सा है आज राजस्थान ना भारत में। जो मरुस्थलीकरण क्षेत्र है, जो मरुस्थल है, वो किस मरुस्थल का हिस्सा माना गया है, थार के मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल था ये 2 देशों में मूलतः इसकी स्थिति आती है। एक तो आती है इसकी भारत में, लगभग भारत के अंदर, और एक स्थिति आती है वो कहाँ आती है, पाकिस्तान में। लगभग 62% थार के मरुस्थल का 62% हिस्सा वो तो कहाँ है, भारत में। और लगभग 38% जो हिस्सा है वो थार के मरुस्थल का किस देश में है, पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल का 38% और भारत में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत है, 62%। 62% हिस्सा थार का मरुस्थल भारत के अंदर है और भारत में इसका प्रसार भारत के कुल 4 राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में, 4 राज्य, 4 राज्यों में मरुस्थलीकरण का प्रसार है। वो 4 राज्य कौन कौन से, एक तो है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। इस तरीके से भारत में लगभग थार के मरुस्थल का 62% हिस्सा है जो भारत के कुल कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। ये जो थार का मरुस्थल है
ये लगभग 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में होकर विस्तृत है। इस 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से सर्वाधिक 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर अकेला ये थार के मरुस्थल का जो हिस्सा है, पूरे थार के मरुस्थल का 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उसका 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर अकेला किस राज्य में आ जाता है? राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार थार के मरुस्थल का 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर लगभग 58.60%, लगभग कह सकते हो 59%। थार के मरुस्थल का राजस्थान में जो हिस्सा है वो प्रतिशत में अगर निकालें तो लगभग 58.60% या फिर आप कह सकते हो कि 59% थार के मरुस्थल का जो हिस्सा है वो किस राज्य में आता है? राजस्थान। मतलब भारत के 4 राज्यों में सर्वाधिक मरुस्थल का प्रसार किस राज्य में हुआ? राजस्थान। राजस्थान में जो थार के मरुस्थल का 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर में थार का मरुस्थल है, उसका 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर अकेले किस राज्य में आता है? राजस्थान में। भाई इस थार के मरुस्थल के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र के कुछ उपनाम दे रखे, जैसे कि इस मरुस्थल के उपनाम क्या क्या हैं? मरुस्थल को एक तो बोलते हैं थार, मरुस्थल को एक तो थार बोलते हैं, मरुस्थल को एक बोलते हैं थली, मरुस्थल को एक कहते हैं चोलिस्तान, और एक मरुस्थल का नामकरण करते हैं वो है रेगिस्तान। आज वर्तमान स्थिति में थार, थली, चोलिस्तान, रेगिस्तान, थार, थली, चोलिस्तान, रेगिस्तान, ये क्या है? ये मरुस्थलीकरण जो क्षेत्र है, उस मरुस्थलीकरण क्षेत्र के उपनाम दिए गए। कहीं इसको थार कहते हैं, कहीं इसको थली कहते हैं, तो कहीं इसको चोलिस्तान के नाम से पुकारते हैं, तो कहीं इसको रेगिस्तान के नाम से पुकारते हैं। थार जो है, ये थार क्यों कहा जाता है? थार का मरुस्थल, क्योंकि पाकिस्तान का एक जिला है। पाकिस्तान का जिला जो है, पाकिस्तान का जिला है, पाकिस्तान में जो जिला है, उस पाकिस्तान का जिला है थार पारकर। थार पारकर पाकिस्तान के थार पारकर जिले का जो हिस्सा है, उसमें इसको थार का क्या बोलते हैं? मरुस्थल। थार का मरुस्थल नाम देते हैं पाकिस्तान के थार पारकर जिले में, इसको थार का क्या कहते हैं? मरुस्थल। थली किसे कहते हैं? थली। थली कहाँ बोलते हैं? किस क्षेत्र विशेष में मरुस्थल को थली के नाम से पुकारा जाता है? जैसलमेर में? नहीं, जैसलमेर इसका आंसर नहीं है। थली बीकानेर से, हाँ, बीकानेर से चूरू के मध्य, बीकानेर से और चूरू के मध्य स्थानीय भाषा में वहाँ स्थान विशेष की गांव डानियों में इस मरुस्थलीय भूभाग जो है, उस मरुस्थलीय भूभाग को स्थानीय भाषा में थली के नाम से पुकारते हैं। थली के नाम से कहाँ से कहाँ तक? बीकानेर से लेकर चूरू। बीकानेर से और चूरू के मध्य जो स्थानीय क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं, उस मरुस्थल को किस नाम से पुकारते हैं? थली के नाम से। आज चोलिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मरुस्थल को, पाकिस्तान में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, इस पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान कहाँ कहते हैं?
पाकिस्तान में। और भारत के अंदर, भारत में अगर बात करें तो भारत में इस मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल को भारत में किस नाम से पुकारते हैं? रेगिस्तान। भारत के अंदर रेगिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान कहते हैं। बीकानेर से और चूरू के मध्य स्थानीय भाषा में इसको थली के नाम से पुकारते हैं। और पाकिस्तान के मूलतः थारपारकर जो जिला है, वो थारपारकर जिले के क्षेत्र विशेष में इसको थार का क्या बोलते हैं? मरुस्थल। मूलतः ये थार के मरुस्थल का हिस्सा है। दोबारा एक बार रिपीट करें कि ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी? 13। इसमें मरुस्थल जिलों की संख्या कितनी है? 12। एक कौन सा जो मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता? सिरोही। सिरोही को छोड़कर 12 जिले राज्य सरकार ने राजस्थान के मरुस्थल घोषित कर रखे हैं। इस मरुस्थल जो राजस्थान के अंदर है, वो सेनाजोइक महाकल्प काल के प्लेस्टोसिन युग में इस मरुस्थल की क्या हुई थी? उत्पत्ति। ये अवशेष जिसका है वो है तैथिस सागर। तैथिस सागर से इस मरुस्थल की एक तरीके से तैथिस सागर के स्थान पर मरुस्थल का प्रसार फैला है, इसलिए यह अवशेष तैथिस सागर का हुआ। मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जिसकी मूल स्थिति भारत में भी आती है। और इसकी मूल स्थिति कहाँ आती है? पाकिस्तान में। भारत में लगभग 62% मरुस्थल का प्रसार है और पाकिस्तान में लगभग 38% मरुस्थल का क्या आता है? प्रसार। भाई इस मरुस्थल भारत में 4 राज्यों में प्रसार लिए हुए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और इन 4 राज्यों में सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक मरुस्थल का प्रसार किस राज्य में आता है? राजस्थान में। कुल थार का मरुस्थल 2.89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में होकर विस्तृत है। उसका 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर अकेला कहाँ आता है? राजस्थान में। लगभग थार के मरुस्थल का 59% हिस्सा मरुस्थल का ये राजस्थान के अंदर आता है। वैसे राजस्थान के क्षेत्रफल में अगर इसका प्रतिशत निकालें तो 61.11% क्षेत्रफल पर यह मरुस्थल का प्रसार राजस्थान के अंदर है। इसको उपनामों से इस तरीके से संज्ञा दिया है। इस मरुस्थल की अगर मैं आपसे अक्षांश और देशांतरीय स्थिति पूछूं, मरुस्थल का अक्षांश और देशांतर, मरुस्थल किन अक्षांश और किन देशांतरों के मध्य स्थित है? मरुस्थल का अक्षांश और देशांतर। मरुस्थल का अक्षांश अक्षांशीय विस्तार और मरुस्थल का देशांतरीय विस्तार। बता सकते हो कि मरुस्थल किन अक्षांश से मरुस्थल की स्थिति स्टार्ट होती है और किस देशांतर तक मरुस्थल की स्थिति समाप्त होती है? अक्षांश और देशांतरों में जैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। ऐसे इस राजस्थान के भूभाग में अगर इस मरुस्थल की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति निकालें तो मरुस्थल कितने अक्षांश से स्टार्ट होता है? आप में से कोई भी आंसर दे। मरुस्थल की अक्षांशीय स्थिति और मरुस्थल की देशांतरीय स्थिति। मरुस्थल किन अक्षांश से स्टार्ट होता है? तो मरुस्थल की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति बताएं। देखो मरुस्थल किस अक्षांश से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान स्टार्ट होता है। मरुस्थल की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 25 डिग्री नॉर्थ। 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इससे मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है। मतलब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मरुस्थल की स्टार्टिंग होती है और उत्तर में बिल्कुल कोनागाम जो 30 डिग्री 12 मिनट पर है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है नॉर्थ, यहाँ तक मरुस्थल का प्रसार है। तो मरुस्थल की अक्षांशीय स्थिति 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। क्लियर? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मरुस्थल का प्रसार है। इधर पूर्वी देशांतरीय अगर मरुस्थल का देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ईस्ट, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान 78 पर जाकर समाप्त होता है। इस मरुस्थल की स्थिति 76 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर।
76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मरुस्थल की स्थिति क्या हो जाती है? सब आप ध्यान रखना, मरुस्थल की अक्षांश और देशांतरीय अगर स्थिति पूछे तो मरुस्थल 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 30 डिग्री 12 मिनट जहाँ राजस्थान की उत्तर में समाप्ति होती है वहाँ भी मरुस्थल भी समाप्त हो जाता है। इधर राजस्थान में मरुस्थल की, राजस्थान में जहाँ तक की सीमा है वहाँ तक मरुस्थलीय है उत्तर में। इधर पूरब की तरफ ईस्ट पूर्वी देशांतर में देखें तो देशांतर या 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से स्टार्टिंग होती है, वहाँ से ही मरुस्थल स्टार्ट होता है और इधर लगभग 76 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहाँ पर आकर मरुस्थल क्या हो जाता है? समाप्त। क्लियर बात? अक्षांश और देशांतरीय स्थिति मरुस्थल की। इस मरुस्थल की अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की अपन ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, इस मरुस्थल की लंबाई, मरुस्थल की लंबाई कितनी है? मरुस्थल की लंबाई आप में से कोई भी बताए मरुस्थल की लंबाई। मरुस्थल कितना लंबा है? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन नंबर ए 692 किलोमीटर, ऑप्शन बी 659 किलोमीटर, ऑप्शन सी 640 किलोमीटर और ऑप्शन डी 633 किलोमीटर। मरुस्थल की लंबाई पूछी है कि मरुस्थल की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ 2 कैंडिडेट आ रहे हैं, सी के साथ 3 कैंडिडेट आ रहे हैं, डी में कोई आंसर नहीं दे रहा। आंसर इसका है, यहाँ जो इसी ने आंसर दिया, आंसर है इसका 640। मरुस्थल की जो लंबाई है वो कितनी है? 640। मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। मरुस्थल 640 किलोमीटर लंबा है। मरुस्थल की चौड़ाई की अगर बात करें, मरुस्थल की चौड़ाई बताएं, मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। मरुस्थल 300 किलोमीटर, मरुस्थल की चौड़ाई है 300 और मरुस्थल की औसतन ऊंचाई अब आप इसको औसतन ऊंचाई में कहीं मरुस्थल 150 है तो 150 से लेकर कहीं इसकी अधिकतम 300 तक, तो 150 से 300 मीटर तक की औसतन इस मरुस्थल की क्या आती है? ऊंचाई। मरुस्थल की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 150 से लेकर औसतन 300 मीटर तक ये मरुस्थल ऊंचाई लिए हुए। राजस्थान में मरुस्थल कहीं 150 मीटर ऊंचा है तो कहीं 200 है तो कहीं 250 है तो कहीं 300। 150 से कम नहीं है और 300 से ऊपर नहीं है, मतलब 150 से 300 मीटर ऊंचाई लिए हुए मरुस्थल। मरुस्थल का अगर आप राजस्थान में क्षेत्रफल देखें, मरुस्थल कितने क्षेत्रफल में होकर विस्तृत है? पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% हिस्से पर क्या है? मरुस्थल। पूरे राजस्थान के 61.11% हिस्से पर मरुस्थल की स्थिति आती है। मरुस्थल 61.11% हिस्से पर है, जिस पर लगभग अगर जनसंख्या की बात करें कि मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो मरुस्थल के अंदर लगभग 40% राजस्थान की क्या निवास करती है? जनसंख्या। क्लियर बात? राजस्थान की जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल की जो मिट्टी है, मरुस्थलीय भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है रेतीली। रेतीली या फिर इसको बोलेंगे बलुई। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी इस मरुस्थलीय भूभाग में पाई जाती है। इस मरुस्थलीय भूभाग में अगर औसतन वर्षा का आंकड़ा देखें तो राजस्थान में मरुस्थल में लगभग 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा। 20 से 50 सेंटीमीटर औसतन यहाँ वर्षा का आंकड़ा है मरुस्थल के अंदर।
इस मरुस्थल में अगर बात करें कि मरुस्थल के अंदर मरुस्थल की जलवायु कैसी है, मरुस्थल की जो जलवायु है, मरुस्थल की जलवायु शुष्क या फिर इसको बोलेंगे विषम, शुष्क व विषम परिस्थिति की जलवायु है मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल में जो जलवायु है वो शुष्क परिस्थिति, शुष्क और विषम परिस्थिति वाली जलवायु इस मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। इसलिए मरुस्थल में ऐसी जलवायु है, इसलिए सर्वाधिक धूल भरी आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती हैं? गंगानगर। गंगानगर में, यहाँ गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है, इस गंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी क्या चलती हैं? आंधियाँ। ध्यान रखना, राजस्थान में शुष्क जलवायु होने के कारण पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं वो गंगानगर के अंदर चलती हैं। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा जिला चूरू। वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष भर का अगर तापमान निकालें तो सबसे गर्म और ठंडा जिला, देखो राजस्थान के अंदर सबसे गर्म व ठंडा, राजस्थान में सबसे गर्म पूछ ले चाहे ठंडा पूछ ले, गर्म और ठंडा जिला है वो कौन सा है? चूरू। भाई दिन में जितना गर्म होता है उतना रात्रि में क्या रहता है? ठंडा, क्योंकि रेतीला भूभाग है, जितना दिन में गर्म होगी रेत उतनी ही जल्दी रात्रि में क्या हो जाती है? ठंडी। इसलिए पूरे वर्ष भर का अगर आंकड़ा निकाले तो पूरे वार्षिक तापांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दैनिक तापांतर में सबसे गर्म जिला, दैनिक तापांतर में सबसे गर्म जिला, तो किसी एक दिन का अगर तापमान आंकना है तो सबसे ज्यादा, किसी एक ही दिन का तापमान देखना है तो सबसे ज्यादा तापमान किस जिले का रहता है? जैसलमेर। और सबसे गर्म, राजस्थान का सबसे गर्म अगर स्थान पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे गर्म जो स्थान है वो है फलौदी। फलौदी वर्तमान स्थिति जोधपुर जिले के अंदर आती है। जोधपुर जिले में फलौदी जो तहसील है वर्तमान, ये फलौदी सबसे गर्म स्थान की संज्ञा में आता है। तो देखो शुष्क जलवायु और विषम परिस्थिति की जलवायु इस मरुस्थल में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं। दैनिक तापांतर में सबसे गर्म जिला जैसलमेर और वार्षिक तापांतर में सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। और सबसे गर्म स्थान पूछे तो फलौदी जो जोधपुर जिले के अंदर आता है, ये सबसे गर्म स्थान है। एक और भी बातें, बहुत सारी बातें अभी मरुस्थल की। इस मरुस्थल में एक समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को और अरावली को अलग करती है। मरुस्थल को और अरावली को अलग करने वाली वो समवर्षा रेखा कौन सी है? एक समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। भाई सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, सूक्ष्म मरुस्थल और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल दो भागों में विभाजित करती है। एक वो समवर्षा रेखा कौन सी है, और एक समवर्षा रेखा जो अरावली और मरुस्थल को एक दूसरे से क्या करती है? अलग। मतलब अरावली की सीमा और मरुस्थल की सीमा वो समवर्षा रेखा ही निर्धारित करती है, और एक मरुस्थल को सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म दो भागों में विभाजित करती है, वो भी एक समवर्षा रेखा है। जो समवर्षा रेखाओं की अगर बात कर जाए आपसे तो ध्यान रखना, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है ये अरावली और मरुस्थल, अरावली प्लस मरुस्थल, अरावली और मरुस्थल को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और मध्य में जो अरावली है उस अरावली और मरुस्थल को अलग करती है, उसका निर्धारण करती है। तो वो कौन सी समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर। और मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में
इस मरुस्थल को सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म, सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में विभाजित करती है। सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में विभाजित करने वाली एक समवर्षा रेखा का नाम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, और अरावली और मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा पूछे तो कौन सी होगी, 50 सेंटीमीटर। और बहुत सारी क्षेत्र विशेष की इस मरुस्थल के अंदर बातें आती है, जैसे मरुस्थल में टाट, रन, पलाया, दरियन, बीड, मरुस्थल के अंदर गोडवाड़ प्रदेश, मरुस्थल में आपको दरियन किसको बोलते, मरुस्थल के अंदर हम्मादा, रेग, ईर्ग, ये मरुस्थल के कुछ प्रकार बताए गए। इस मरुस्थल के कुछ प्रकार भी है, तो आप यहाँ तक का मैटर एक बार नोट डाउन करें, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट पर